गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में हिंसा के बीच अब अंतिम सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। पीएम पद को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के बाद कुलमन घिसिंग का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया है। युवाओं के समर्थन के बाद कुलमन घिसिंग का अंतिम पीएम बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। इस रेस में सुशीला से उनसे पिछड़ गई हैं। युवाओं ने कुलमन का नाम अंतरिम सरकार के पीएम के तौर पर पेश किया है। भारत से पढ़ाई करने वाले कुलमन नेपाल की अंतिम सरकार के मुखिया हो सकते हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी युवाओं ने गुरुवार को नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए के पूर्व हेड कुलमन घिसिंग का नाम देश की अंतिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए बढ़ाया है। सुशीला कार्की के अंतरिम नेता पद की दौड़ में सबसे आगे रहने के एक दिन बाद ये बदलाव हुआ है। जेन जेड नाम नेपाल के नाम से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ कारणों से कार्की के नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। नेपाल के अंतिम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे 54 वर्षीय कुलमन घिसिंग देश के बिजली बोर्ड एनईए के पूर्व प्रमुख हैं। घिसिंग ने काठमांडू घाटी में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती का हल खोजते हुए इस समस्या को खत्म किया था। इसके लिए उन्होंने व्यापक प्रशंसा मिली थी। हालांकि नेपाल सरकार ने मार्च में कुलमन के पद से बर्खास्त कर दिया था। कुलमन की बर्खास्ती के पीछे उनकी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का से मतभेद था। कुलमन के सरकार विरोधी रुख ने उनको युवाओं के बीच पहचान दिलाई थी। ऐसे में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों की ओर से कुलमन का नाम अंतिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए पेश किया गया। कुलमन का भारत से भी खास नाता है। भारत से ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कुलमन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के जमशेदपुर से की है। उन्होंने साल 1994 में एनईए को ज्वाइन किया था। कुलमन घिसिंग से पहले सुशीला कार्की का नाम पीएम दावेदार के तौर पर सामने आया था। गुरुवार सुबह उनका नाम पीएम के लिए फाइनल बताया जा रहा था। गुरुवार दोपहर हुए नाटकीय घटनाक्रम में उनके नाम को स्टेज से हटाकर कुलमन को आगे किया गया है। इसमें सुशीला की उम्र समेत कई कारक माने जा रहे हैं। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए लोकप्रिय विकल्प के रूप में सामने आया था। शाह एक रैपर और इंजीनियर है। उन्होंने शुरुआत से ही जनरेशन जेड की आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है। उनको सोशल मीडिया पर भी नेपाल के लोकप्रिय नेताओं में से एक माना जाता है। ये और तफसील में बात करें नेपाल के बारे में। नेपाल में जनरेशन जी प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ फेंका है। पूरे देश में वरिष्ठ नेताओं पर हमले हुए हैं। संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आवास को जला दिया गया है। जब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाला तब जाकर कुछ शांति लौटती दिख रही है। हालांकि जनरेशन जी नेताओं ने राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के बातचीत के दौरान कई मांगे रखी हैं। इनमें नेपाली संसद को भंग करना, जल्दी चुनाव करवाना और अपनी पसंद के गैर राजनीतिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना शामिल है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी नेपाल के संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्र को आश्वस्त दिया है कि वह संविधान के दायरे में देश के मौजूदा राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। गुरुवार दोपहर जारी एक बयान में राष्ट्रपति ने जनता की चिंताओं का समाधान करते हुए लोकतंत्र की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने जनरेशन जी प्रदर्शनकारियों की मांग पर जोर देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वे आश्वस्त रहें कि प्रदर्शनकारियों की मांगों का शीघ्र समाधान करने का प्रयास जारी है और अनुशासित तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नेपाल के पूर्व शिक्षा मंत्री सुमना श्रेष्ठ ने हिंसा और प्रमुख इमारतों में धावा बोलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादतियों को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया। सुमन ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं ने भ्रष्टाचार और विकास की कमी के खिलाफ विद्रोह किया है। जब उनसे पूछा गया कि नेपाल में मौजूदा उथल पुथल के पीछे क्या कारण है, तब उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध मुख्य कारण नहीं है, यह तो बस ताबूत में आखिरी कील थी। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, या काठमांडू के मेयर बालेन शाह सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह यूं ही नहीं हुआ। देश में गहरा आक्रोश और असमानता है। राजनीतिक दल वर्षों से किए गए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। हमें नौकरी और शिक्षा के लिए पलायन करने में मजबूर होना पड़ रहा है। हर प्रतिष्ठान पर उन पार्टियों का कब्जा है जो निरंकुश संस्थाओं की तरह चलती हैं। प्रधानमंत्री पद म्यूजिकल चेयर की तरह चल रहा है। उमना श्रेष्ठ ने कहा कि मैं उन युवाओं की बहुत कदर करती हूँ जो सड़कों पर उतरे। हालांकि यह समझना जरूरी है कि कुछ निजी स्वार्थी समूह उनके गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कारण लोगों के बिजनेसों पर हमले हुए हैं। केपी शर्मा ओली ने इस प्रदर्शन को अति राष्ट्रवादी आवरण देने की कोशिश की। प्रदर्शन शुरू होने के बाद पुलिस ने आधी रात तक उनके खिलाफ बर्बर कार्रवाई की। यूनिफॉर्म पहले हैं, बच्चों की गोलियां मारी गई। इसके बावजूद ओली कहते रहे कि संविधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे समेत कई सांसदों ने सरकार की आलोचना की। अगले दिन जो गुस्सा फूटा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने अपना प्रशासनिक केंद्र ऐतिहासिक सिंह दरबार खो दिया है। शायद ओली को जनता के गुस्से के स्तर के बारे में
गलत जानकारी दी गई थी। जब उनसे प्रदर्शनकारियों के नेपाली संविधान का विरोध करने की बात पूछी गई तब उन्होंने कहा जेन जेड संविधान को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय उसके कुछ अनुच्छेदों को निलंबित करना चाहता है। उन्हें नहीं लगता कि मौजूदा संसद जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, यह सरकार को जवाबदेही नहीं ठहरा रही है। वे जल्द चुनाव और 6 से 12 महीनों में जनता के नेतृत्व वाली सरकार चाहते हैं। उन्हें यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने राजशाही की बहाली की मांग नहीं की है, वे स्थिरता के लिए सीधे निर्वाचित प्रधानमंत्री चाहते हैं। हालांकि मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि मैं जेन जेड का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ, मैंने केवल उनके दस्तावेज पढ़े हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.